मेरे पीछे के इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। एक है मनीष कश्यप और दूसरे हैं राकेश तिवारी। पुलिस की गिरफ्त में मुस्कुराता हुआ चेहरा। दोनों लोगों की गिरफ्तारी एक ही मामले में हुई, लेकिन मनीष कश्यप की कहानी हर कोई जानता है, पर अफसोस कि राकेश तिवारी को भूल गए। तो राकेश तिवारी की क्या कहानी है? कौन सा इनका ऐसा अपराध है कि पिछले 42 दिनों से सलाखों के पीछे रखा गया है, और जब इनकी अर्जी लगी कोर्ट में तो वहां भी इनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया। एक एक बात पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप की क्या कहानी है, क्या अपडेट है, ये हर कोई जानता है और एक एक चीजें डिटेल में मीडिया में चल रही हैं। लेकिन राकेश तिवारी की कहानी ये है कि इनकी दादा या दादी किसी का देहांत हो गया था, फिर भी इनको मौका नहीं मिला कि ये आखिरी क्रियाक्रम में जाके भी शामिल हो पाए। कौन सा इन्होंने किया था गुनाह, इसी पे बात करेंगे। गुनाह बस इनका यही था कि बिहार और तमिलनाडु वाला मैटर, जिसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, उसी मैटर में इन्होंने वीडियो बनाया था। पटना के रेलवे स्टेशन पे जो बाहर से मजदूर आ रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि क्या सच में मारा जा रहा है, और वो मजदूर कह रहे थे कि हां मारा जा रहा है। चाहे वो जैसे भी कह रहे हो, जिस वजह से कह रहे हो, इन्होंने वो खबर चलाया और इन पे जो सेक्शन लगा वो आईपीसी की सेक्शन वो आईपीसी का सेक्शन लगा। इन पर वो आईपीसी की सेक्शन लगा 155A, 155B, 155C। इसके अलावा 468, 471 और 120B। और इतने पे भी नहीं रुका, एक लगा आईटी एक्ट 67। अब आप समझ लीजिए कि वो 2-4 वीडियो बनाने की वजह से आईपीसी के इतने सारे सेक्शन लगे और इनका बेल भी रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि राकेश तिवारी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। यानी इससे पहले इन पे एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी केसेस नहीं है। मनीष कश्यप पे तो मान लेते हैं कि बिहार पुलिस कह रही है कि इनका आपराधिक इतिहास रहा है। मनीष कश्यप को बिहार पुलिस कह रही है कि ये आदतन अपराधी है। राकेश तिवारी कौन सा आदतन अपराधी है भाई? लेकिन माननीय जज साहब को लगा कि अभी इस मामले में जांच चल रही है, इसलिए इनको बेल नहीं दिया जाएगा। अब एक कहानी आप सबको समझना चाहिए कि बिहार पुलिस काम कैसे करती है। इसमें जज की गलती नहीं है, जज ने बेल नहीं दिया, इसमें जज की गलती नहीं है। एक बार मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, क्योंकि जब तक से किसी मामले में अनुसंधान चल रहा है, तब तक जज को लगता है कि अभी तो इस पे जांच चल रही है, कैसे हम पहले ही बेल इनको दें या ना दें। तो जज साहब ने बेल नहीं दिया। 27 अप्रैल को राकेश तिवारी का मैटर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, और आज से 2-3 दिन के बाद यह तय होगा कि राकेश तिवारी को बेल दिया जाए या बेल न दिया जाए, और यह तय करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज। इससे पहले उनका सीजीएम के द्वारा बेल रिजेक्ट हो गया है। अब एक और कहानी समझ ली। मान लीजिए किसी मामले में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, तो 90 दिनों तक कोर्ट वक्त देता है पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का, यानी कि आप दोषी हैं या दोषी नहीं हैं। एक बार अगर आप गिरफ्तार हुए और अगर जज साहब ने आपको बेल नहीं दिया, तो आपको 90 दिन किसी भी तरह से जेल में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि 90 दिनों के बाद जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, तब उस चार्जशीट को देखने के बाद जज महोदय इस बात का डिसीजन लेंगे कि आपको बेल दिया जाए या बेल न दिया जाए। और राकेश तिवारी के मैटर में यही 90 दिन वाली कहानी दोहराई जा रही है, क्योंकि टारगेट है कि राकेश तिवारी को जेल के अंदर रखा जाए, चाहे उनका गुनाह हो या गुनाह ना हो। सीजीएम ने यह कह के इनका बेल रिजेक्ट कर दिया था कि अभी इस मामले में जांच चल रही है, तो जब तक से जांच पूरा नहीं हो जाता मैं इनको बेल नहीं दे सकता। जबकि मैं आपको बता देता हूं कि राकेश तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मनीष कश्यप तो आदतन अपराधी है, ऐसा बिहार पुलिस कहती है, लेकिन राकेश तिवारी पे इससे पहले एक भी एफआईआर नहीं है। इसके बाद भी राकेश तिवारी सलाखों के पीछे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार पुलिस चाहती है कि राकेश तिवारी जेल के अंदर रहे, क्योंकि ठीक इसी मामले में तमिलनाडु में भाजपा के एक बहुत बड़े नेता, जिनका नाम है
उमराव प्रशांत। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उमराव प्रशांत कौन है आपको पता चल जाएगा। और इसी मामले में एक और चैनल का नाम आता है जिसका नाम है ऑफ इंडिया। इन दोनों लोगों पे भी एफआईआर हुआ। ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को कहा कि आप लोग हाई कोर्ट चले जाएं पर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम इसी मामले में, अब इस बात को समझिए, सेम उसी मामले में मनीष कश्यप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको जेल टू जेल दौड़ाया जा रहा है, खाता सीज कर दिया गया, फलाना ढिमकाना जो भी हुआ, आप सबको एक एक डिटेल में बातें पता है। राकेश तिवारी इसी मैटर में वो सलाखों के पीछे है। 90 दिनों के बाद चार्जशीट दाखिल होगा। 27 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट जज अभी बेल देंगे कि नहीं देंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसी मामले में उमराव प्रशांत, भाजपा के दिग्गज नेता, ऑफ इंडिया के जो सीईओ है, वो जो फाउंडर है, वो उन दोनों लोगों पे केस दर्ज हुआ। दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन आप लोग जो है वो हाई कोर्ट जाए। मतलब समझिए कि इन दोनों लोगों को राहत मिल गई, पर जो राकेश तिवारी है, जो मनीष कश्यप है, उनको राहत नहीं मिली। अब इसके पीछे की कहानी समझिए। तमिलनाडु पुलिस ने जिस पर एफआईआर दर्ज किया सबको राहत मिली, पर बिहार पुलिस ने जिस पर एफआईआर किया किसी को राहत नहीं मिली, किसी को नहीं। कहीं ना कहीं यह खेल सत्ता के दबाव का तो जरूर है। अगर सत्ता के दबाव का नहीं होता तो मुझे लगता है कि राकेश तिवारी बाहर होते। मुझे लगता है कि मनीष कश्यप भले सलाखों के पीछे होते पर तमिलनाडु की जेल में बंद नहीं होते। और आखिरी में जाते जाते एक बात और, एक मैं नाम लिखने जा रहा हूं, हो सकता है यह नाम आप सबने सुना जरूर होगा, और वो नाम है आनंद मोहन। ये आपने नाम न सुना हो, यह शायद हो ही नहीं सकता। आनंद मोहन ने डीएम को गोली मारा, वो जेल के अंदर बंद हुए, इन पर आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक नियम ही बदल दिया आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए, एक पूरे नियम में ही बदलाव कर दिया। क्या है आनंद मोहन की कहानी और कैसे इनको बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार ने कौन सा संशोधन किया, इस पे हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक साधारण सी गलती के लिए, सिर्फ फेक न्यूज फैलाने भर के अपराध के लिए राकेश तिवारी जेल में है और आनंद मोहन एक डीएम का मर्डर करते हैं और इनको बाहर निकालने के लिए बिहार सूबे के मुख्यमंत्री नियम में बदलाव कर देते हैं। और अगर कहानी सिर्फ इतनी भर होती तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, पर कहानी इतनी लंबी है और फेरिस्त इतनी चौड़ी कि अगर हम बताना शुरू करें तो कहां से शुरू करें और कहां से बंद, मैं खुद ही इस बात की जहमत नहीं उठा सकता। बाकी मैं आप सब पे छोड़ता हूं कि इस मामले में आप क्या सोचते हैं। लेकिन आखिरी में जाते जाते आखिरी बात, अगर डिस्ट्रिक्ट जज चाहें तो राकेश तिवारी का बेल फिर से रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनको जेल में रहे सिर्फ 40 से 45 दिन हुआ है। अगर बिहार पुलिस इस मामले में अभी तक से चार्जशीट ही दाखिल ना की हो तो डिस्ट्रिक्ट जज कह सकते हैं कि अभी तो इसमें अनुसंधान चल रहा है, अभी तो बिहार पुलिस जांच कर रही है, अपराध बहुत गंभीर है, इसलिए हम राकेश तिवारी का बेल रिजेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूं कि दुआ कीजिए राकेश तिवारी के लिए। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि राकेश तिवारी की फैन फॉलोइंग कोई बहुत बड़ी नहीं है, सोशल मीडिया के कोई सुपरस्टार नहीं है। अभी वो पत्रकारिता कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछने की जहमत उठा रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे। और ईमानदारी की सजा कितनी तरतीब ढंग से मिलती है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हां, हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें इस बात का भरोसा है कि जब भी वहां से फैसला आता है सही ही आता है, देर होता है पर अंधेर नहीं। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ईमानदारी से दीजिएगा।